नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज जो मेरा टॉपिक होगा कि दो इनफाइनाइट एक अल्टरनेटर और एक इनफाइनाइट बस बार को पैरेलल में कनेक्ट करके ड्राइविंग टार्क मतलब थ्रॉटल को ओपन करके उस पर टार्क अल्टरनेटर पर क्या करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें या वेरीज करें। तो आज का मेरा ये टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि भाई अल्टरनेटर पर अगर हम मैकेनिकल टार्क बढ़ा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी करंट पर, वोल्टेज पर, पावर फैक्टर पर, इस सब की हम आज स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंक्रोनस जनरेटर है और दूसरा इनफाइनाइट बस बार है जिसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है, VB है, क्योंकि हमने यहाँ पर VT इसने लिखा है। VB क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द इनफाइनाइट बस बार, जिसका टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इसका इनर्शिया क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। मतलब आप इस पर कुछ भी लोड लगाइए, इसका टर्मिनल वोल्टेज नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात इनफाइनाइट बस बार को हम क्या मान सकते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स। किसी भी लोड पर इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। जबकि प्रैक्टिकली क्या होता है, आपका लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको इनफाइनाइट बस बार कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि यहाँ अल्टरनेटर को इनफाइनाइट बस बार से पैरेलल कनेक्ट किया गया है, यस EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB प्लस IA ZS। चूँकि ये सब फेजर है इसलिए हमने इस पर लाइन खींचे हैं। और यहाँ पर अगर ZS में RA को क्या कर लिया जाए, 0 मान लिया जाए, तो EF इक्वल टू VB प्लस IA एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर हम तीन कंडीशन लेंगे। एक क्या करेंगे, इस पर लोड लगाएंगे और टार्क को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। दूसरा क्या है, नो लोड कंडीशन पर हम लोग टार्क को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, रिवर्स कंडीशन है। मतलब जनरेटर को क्या करें, प्राइम मूवर को क्या कर दें, प्राइम मूवर हटा दें, उसको रिवर्स ड्राइविंग टार्क बोल रहे हैं या डीकपल्ड बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते कंडीशन नंबर 1 की, मतलब ऑन लोड कंडीशन। मतलब मेरा एक इनफाइनाइट बस बार है, सॉरी ये अल्टरनेटर है, ये इनफाइनाइट बस बार है, इसमें हमने एक लोड लगा दिया है, पैरेलल लोड पैरेलल लगता है। इसका फिगर ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि इसको हम जनरेटर की तरह ऐसे ना दिखा के, इसका मतलब ये होता है, इसका ये मतलब है इनफाइनाइट बस बार है। अब बात करते हैं अल्टरनेटर और इनफाइनाइट बस बार को पैरेलल में कनेक्ट करके अल्टरनेटर के टार्क को बढ़ाएंगे। मतलब आपने क्या कर दिया, इसको इनफाइनाइट बस बार से कनेक्ट कर दिए और टार्क को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ाएंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि बढ़ाने से पहले क्या कंडीशन थी। तो बिफोर इंक्रीजिंग द ड्राइविंग टार्क, मतलब ड्राइविंग टार्क को आपने नहीं बढ़ाया, उस कंडीशन में क्या था, उस समय आपने एक कुछ लोड लगा रखा था, उस लोड का नाम ये था, P था। तो EF VB एक्सेस साइन डेल्टा, मतलब यहाँ पर VB और एक्सेस क्या रहेंगे, कांस्टेंट होंगे, क्योंकि VB क्या है, वो आपका टर्मिनल वोल्टेज है, ये तो कांस्टेंट रहेगा है, ये रिएक्टेंस है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। अतः ये क्या होगा, आपका दोनों ये पोर्शन कांस्टेंट हो गए। यहाँ यहाँ EF नहीं होना चाहिए, EF भी कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप फील्ड में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो EF भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अतः आप क्या करेंगे, अगर आप लोड को बढ़ाएं, सॉरी टार्क को बढ़ाएंगे, तो मात्र एक चीज़ में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा, डेल्टा में परिवर्तन होगा, जिससे साइन डेल्टा में क्या होगी, अगर बढ़ाएंगे तो साइन डेल्टा इंक्रीज करेगी, घटाएंगे तो साइन डेल्टा डिक्रीज करेगी। तो इसमें परिवर्तन होगा। यहाँ पर हमने ये लिया है कि हमने फील्ड को बढ़ाया है, तो यहाँ पर साइन डेल्टा क्या करेगा, फील्ड को नहीं, टार्क को बढ़ाया है, जिससे साइन डेल्टा इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन आपने, जब आपने क्या किया था, फील्ड को नहीं बढ़ाया था, तो हमने ये लिया था, ये मेरा VB था। ठीक है, ये मेरा क्या था, EF था, और EF की वजह से इस VB में IA एक्सेस जोड़ देंगे तो मुझे EF मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, डेल्टा है, और ये क्या IA है, ये थीटा है। ये कंडीशन 1 है। कंडीशन 1 तब मतलब वो है जब हमने फील्ड को, सॉरी फील्ड नहीं, ड्राइविंग टार्क को आपने इंक्रीज
नहीं किया था, तो ये कंडीशन 1 है। अब बात करते हैं कि जब आप ड्राइविंग टार्क को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जब आफ्टर इंक्रीजिंग ड्राइविंग टार्क, मतलब अब आप टार्क को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब वही लिख रहे हैं कि जैसा कि फिगर से स्पष्ट है कि आप क्या करेंगे, जब आप केवल फील्ड को बढ़ा नहीं रहे हैं, तो फील्ड को नहीं बढ़ाएंगे तो E इक्वल टू 4.44 N5 F, तो N क्या नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आप फील्ड को बढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो सब क्या रहेगा आपका, EF की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि EF किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर, फ्लक्स पर और फ्रीक्वेंसी पर, जो कि ये सब कांस्टेंट है, तो EF क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो पहले जो EF था और ड्राइविंग टार्क के बढ़ाने पर भी EF क्या रहेगा, अभी भी वही रहेगा। तो लेकिन क्या होगा, अब अगर आप टार्क को बढ़ाएंगे तो डेल्टा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि आप मैकेनिकल पावर, रियल पावर दे रहे हैं, मैकेनिकल पावर जो दिया जाता है वो रियल पावर होगा, तो हमें भी उससे जो मिलेगा वो भी क्या होगा, एक्टिव पावर मिलेगा। उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक एक्टिव पावर भी मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, तो मेरा एक्टिव पावर, वो जो आउटपुट मिलेगा एक्टिव पावर, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां से आपको क्या हुआ, ये सब तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, साइन डेल्टा की वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी, जिससे एक्टिव पावर भी क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो आपने रियल, यही मैकेनिकल पावर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल पावर जो होता है रियल पावर होता है, यही एक्टिव पावर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्टिव पावर जो होता है EF VB एक्सेस साइन डेल्टा, चूंकि EF VB एक्सेस क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए साइन डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन साइन डेल्टा की वैल्यू कहाँ तक बढ़ेगी, इसकी भी एक लिमिट है, ये 90 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि स्टेबिलिटी 90 डिग्री के बाद इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मतलब सिलेंड्रिकल रोटर है तो 90 डिग्री के बाद ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर सेलिएंट है तो 90 डिग्री से पहले ही आपका स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सिलेंड्रिकल रोटर है तो डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री तक जाएगी, इससे ऊपर हो जाएगी वो क्या, अनस्टेबल हो जाएगी। तो वही हमने लिखा है, जैसा कि फिगर से स्पष्ट है कि अल्टरनेटर पर टार्क बढ़ाने पर डेल्टा की वैल्यू क्या होती, बढ़ती है, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं। तो ये जो आया, ये क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू आया। लेकिन हुआ क्या, पहले क्या था, आपका टार्क को आपने बढ़ाया नहीं था, उस समय ये EF था। अब आपने क्या कर दिया, टार्क को बढ़ा दिया, तो टार्क को बढ़ाने पर क्या हुआ, जो EF है वो क्या करेगा, लीड कर दे, डेल्टा बढ़ेगा तो ये क्या, ये और बढ़ जाएगा। और डेल्टा की वैल्यू कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 90 डिग्री हद तक कर सकते हैं। तो हमने अभी भी EF की वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी जो पहले थी, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, सर्किल में इसको ड्रा किया है कि ये सर्किल में क्या होता है, सर्किल में आपका रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी अभी भी ये क्या, इस सर्किल का ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो EF की वैल्यू अभी भी वही रहेगी, क्योंकि आपने फील्ड को नहीं बढ़ाया है। अब देखिए क्या हुआ, अब यहां से आपका ये EF मिला, EF को करने के लिए आपको क्या है, अब इस VB और EF को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, IA एक्सेस बोलते हैं। अब इस IA एक्सेस को क्या करेंगे, अगर आप IA क्या होगा, इससे आपका IA लैग करता है, कितना डिग्री लैग करता है, 90 डिग्री लैग करता है। तो यहाँ से आप IA खींचेंगे, क्योंकि तभी तो क्या करेगा, तभी तो IA लैग करेगा। तो यहाँ से IA को अगर मिलाएंगे तो जो IA पहले क्या था, लैगिंग VT से क्या था, इस VB से पीछे था, अब ये IA क्या कर गया, लीड कर गया। खुद आपने पाया कि आपने मात्र क्या किया, आपने मात्र टार्क को इंक्रीज किया, कुछ भी नहीं किया, मात्र अल्टरनेटर के टार्क को बढ़ा दिया। अल्टरनेटर को टार्क से बढ़ाने से क्या हुआ, आपका जो EF था वो क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, डेल्टा बढ़ जाएगा, इसलिए EF आगे बढ़ जाएगा। तो जो करंट लैगिंग, अब जो करंट जो पहले VB क्या करता था, VB से IA क्या करता था, लैग करता था, लेकिन आपके टार्क के बढ़ाने की वजह से अब वो क्या करेगा, लीड करने लगेगा, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। मतलब ये ऑटोमेटिक, मात्र आपने क्या किया, टार्क को बढ़ाया
तो लैगिंग कंडीशन से किस में आ गया, लीडिंग कंडीशन में आ गया। वही हम बता रहे हैं, आर्मेचर करंट IA बढ़ती है और यह लैगिंग नेचर से लीडिंग नेचर में की तरह बिहेव करने लगती है। तो ये करें क्या हो गया, लीडिंग नेचर में हो गई। अब देखिए क्या है, अब थोड़ा सा फिगर से स्पष्ट है कि अल्टरनेटर पर टार्क के बढ़ाने से जो हमने बताया है क्या क्या होता है। पहला कंडीशन क्या है, अल्टरनेटर रिएक्टिव पावर इनफाइनाइट बस बार से एब्जॉर्ब करने लगता है। अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि लीडिंग कंडीशन पर ये क्या करता है, रिएक्टिव पावर देता है और लैगिंग कंडीशन पर ये रिएक्टिव पावर लेता है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप क्या, ये लीडिंग कंडीशन हो गया। तो लीडिंग कंडीशन पर क्या हो जाएगा, ये क्या करने लगेगा, रिएक्टिव पावर लेने लगेगा, अर्थात ये एब्जॉर्ब करने लगेगा। समझ रहे हैं? पहले क्या करता था, मतलब आपने क्या किया था, EF को जब टार को इंक्रीज नहीं किया था तो वो लैगिंग पर था। लैगिंग पर क्या था, तो वो क्या करता था, वो देता था, मतलब रिएक्टिव पावर क्या करता था, देता था। अब क्या हो गया, जैसे आपने टार को बढ़ा दिया, अब वो क्या करने लगेगा, रिएक्टिव पावर लेने लगेगा, अर्थात एब्जॉर्ब करने लगेगा। किससे, इनफाइनाइट बस बार से। दूसरी कंडीशन, पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग से लीडिंग कंडीशन पर आ जाएगी। तीसरा कंडीशन क्या है, एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों एक्टिव पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू होता है EF VB एक्सेस साइन डेल्टा। ये सब तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन साइन डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना ही ज़्यादा आप रिएक्टिव पावर टार्क को बढ़ाएंगे, एक्टिव पावर भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाएगा। ये तो कंडीशन थी लोड कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, नो लोड की कंडीशन की बात कर रहे हैं, मतलब इस पर कोई लोड नहीं लगाया गया है। तो पहले ये कंडीशन था, अब हम ये कंडीशन, ये आपका नो लोड कंडीशन। अब हमने क्या किया, जब आप कोई लोड नहीं लगाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और डेल्टा किसके किसके बीच का एंगल है, EF और VB के बीच का एंगल है। अतः क्या होगा, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, EF और VB सेम फेज में हो जाएंगे। जैसे हमने ये EF है और ये क्या है, आपका VB है। अगर डेल्टा क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब नो लोड कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमने दिखा दिया। ठीक है, वही हमने लिखा, जब अल्टरनेटर और इनफाइनाइट बस पर लोड को कम करके 0 कर देते हैं तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा भी क्या हो जाएगा, 0। थीटा आपका 0 नहीं होगा, सॉरी, थीटा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, लिखा है तो है थीटा 90, सॉरी सही लिखा है, थीटा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अब जो आप यहाँ से एक्टिव पावर चेक करना चाहे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI साइन थीटा, VI कास्ट थीटा, सॉरी VI कास्ट थीटा। तो यहाँ कास्ट थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, तो एक्टिव पावर क्या निकलेगा, 0 निकल जाएगा, जो कि यही आना भी चाहिए, क्योंकि आपने लोड नहीं दिया है तो कोई भी एक्टिव पावर नहीं डिलीवर्ड होगा। तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या निकल जाएगा, आपका 0 निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये फिगर, इस फिगर में ये आपका क्या है, नो लोड कंडीशन की बात कर रहे हैं। आइए क्या करेगा, ये 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। आइए ये जो है, ये बीटा होता है, ये बीटा होता है। बीटा क्या होगा, वो 90 डिग्री लैग करेगा, मतलब टर्मिनल वोल्टेज और आइए के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर ही बोलते हैं। और यहाँ पर चूंकि इन दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस जो होता है, EF VB के बीच के वोल्टेज के डिफरेंस और IA के बीच के एंगल को हम लोग बीटा बोलते हैं। फिर से सुनिए, EF और VB के बीच के वोल्टेज डिफरेंस और IA के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, हम लोग बीटा बोलते हैं। अगर दोनों में वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, EF और VB के बीच में वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, तो IA की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस अगर है, क्योंकि यह नो लोड कंडीशन है, तो क्या है, अब अगर मान लेते EF बड़ा है तब तो करंट बहेगा, अगर बराबर होंगे तो करंट नहीं बहेगा। तो यहाँ पर ये IA अगर
इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा तो आइए बहेगा। अब वो क्यों होगा 90 डिग्री, क्या करेगा 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि बीटा इक्वल टू क्या होता है 10 इनवर्स x/r। तो r की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है मतलब सिंक्रोनस अल्टरनेट जनरेटर की, तो जिससे क्या होगा ये 90 डिग्री आएगा। तो ये आपका 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, क्योंकि रिएक्टिव नेचर का होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा कंडीशन। दो कंडीशन हमने पढ़ चुके हैं। पहला कंडीशन ये था कि नो लोड कंडीशन, नहीं ऑन लोड कंडीशन, फिर नो लोड कंडीशन, अब रिवर्स, मतलब अब हमने क्या कर दिया, जो लोड को लगाए हैं, जो ड्राइविंग टार्क आपने लगाया वो क्या कर दीजिए, पॉजिटिव की दिशा के अलावा आप निगेटिव कर दीजिए। या दूसरे कंडीशन में बता दे रहे हैं कि जो अल्टरनेटर पे जो आपने प्राइम मूवर लगा रखा है उसको हटा दीजिए, मतलब उसके शाफ्ट को अल्टरनेटर से डीकपल्ड कर दीजिए। वही हमने लिखा है, यदि अल्टरनेटर पर टार्क को रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया जाए, मतलब जो टार्क पहले ऐसे लगा घुमा रहा था अल्टरनेटर को, अब वो प्राइम मूवर को किस दिशा में घुमाए, उल्टी दिशा में, अर्थात रिवर्स डायरेक्शन में घुमाए। या नेक्स्ट कंडीशन, या अल्टरनेटर को शाफ्ट से डीकपल्ड कर दिया जाए, मतलब प्राइम मूवर क्या कर दिया जाए, अल्टरनेटर से हटा दिया जाए। अब क्या होगा, अब ये होगा जो EF क्या होगा, VB से क्या करने लगेगा, लैग करने लगेगा। एक चीज नोट कीजिए, हमेशा जनरेटर हमेशा लीड करता है किससे, टर्मिनल वोल्टेज से। यदि RA को 0 मान लिया जाए तो हमेशा EF लीड करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, हमने ये बोला है कि अल्टरनेटर में जो आपने प्राइम मूवर लगा रखा था उसको आपने क्या कर दिया, हटा देंगे या उसको रिवर्स डायरेक्शन में मतलब कर देंगे। तो यहाँ पर EF क्या कर जाएगा, EF आपका इस VB से क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। इसके लीड करने से क्या हो जाएगा, अब आप VB और IA एक्सेस खींचेंगे तो ये आपको EF मिलेगा। अब जो डेल्टा क्या था, अब जो डेल्टा पॉजिटिव था, अब वो डेल्टा क्या आ जाएगा, अब डेल्टा ये निगेटिव आने लगेगा। अब इस डेल्टा के निगेटिव आने से क्या होगा समझते हैं। अब क्या हो जाएगा, जब पहले पॉजिटिव था तो ये क्या था, EF इक्वल टू VB IA एक्सेस, तो ये क्या था, अल्टरनेटर था। अब जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये VB क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, मतलब ये फेजर सम। तो ये कंडीशन किसकी होती है, टर्मिनल वोल्टेज अगर इसके बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाता है, वो मोटर की तरह, मतलब जो जनरेटर था वो क्या हो जाएगा, मोटर हो जाएगा। अगर उससे आप क्या कर देंगे, डीकपल्ड कर देंगे। आप इसके अलावा ये भी देख सकते हैं, अब डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई, तो जो P की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, P इक्वल टू EF एक्सेस, सॉरी P इक्वल टू EF VT एक्सेस साइन डेल्टा। तो यहाँ पर डेल्टा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, जिससे P भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव का अर्थ ये हुआ कि वो अब मोटर नहीं, पॉजिटिव आने का अर्थ होता है कि वो जनरेटर है, और P की वैल्यू निगेटिव आने का अर्थ होता है वो मोटर है। इससे भी क्लियर हो जाता है P से, और इस इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं कि वो क्या हो गया, जो पहले जनरेटर था वो क्या हो गया, मोटर हो गया। फिर से और समझते हैं, मतलब अगर एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, MCQ आता है कंपटीशन में, एक अल्टरनेटर इनफाइनाइट बस बार से कनेक्ट है, यदि अल्टरनेटर का प्राइम मूवर खराब हो जाए या उसको डीकपल्ड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या होगा। अब क्या होगा, वो मशीन चलती रहेगी अल्टरनेटर, तो कहेंगे हाँ वो मशीन अभी भी अल्टरनेटर चलता रहेगा, लेकिन वो अल्टरनेटर अब अल्टरनेटर की तरह कार्य नहीं करेगा। किस तरह से कार्य करने लगेगा, मोटर की तरह काम करने लगेगा। ये एग्जाम में MCQ आता है कंपटीशन में। हमने वही लिखा है, चूंकि मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती, इसलिए ये रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड करती है। अब आपने यहाँ देखा, ये मोटर तो हो गया, लेकिन ये किस पर काम कर रही है, लैगिंग की कंडीशन पर काम कर रही है, और लैगिंग पर क्या करती है, ये रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड करती है। क्लियर है।
तो इसका मतलब क्या है, ये कंक्लूजन निकलता है। ये इसी पर हम लोग आधारित कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, द सिंक्रोनस मोटर may be operated at any desired power factor by changing the DC excitation explain। मतलब इसमें ये क्या है, एक डीसी मोटर है, सॉरी डीसी मोटर नहीं, एक सिंक्रोनस मोटर है, उसके फील्ड को हम चेंज करके उसको किसी भी पावर फैक्टर पर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। मतलब उसको किसी भी पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं। क्या बदलेंगे, मतलब फील्ड बदलने पर उसका पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी हम लोग जनरेटर पढ़े हैं और मोटर भी इसी का अपोजिट होता है। अगर आप जनरेटर के लिए समझ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोटर के लिए। अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे, जितना जनरेटर के लिए हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, जनरेटर में जितना ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, ओवर एक्साइट करते हैं। ये क्या था, ये आपका ये जो फिगर था ये आपका क्या था, यूनिटी पावर फैक्टर पर था, ये आईए था। और इस पर आप क्या कर रहे हैं, जब फील्ड को बढ़ाएंगे तो ईएफ क्या हो जाएगी, ईएफ की वैल्यू ईएफ1 के बड़ी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, आई लैगिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर लैगिंग हो जाएगी। फील्ड को और कम करेंगे, फील्ड को कम करने से ईएफ2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ईएफ2 कम हो जाने से क्या हो जाएगा, ये जो आईए क्या हो जाएगा, लैगिंग से किस पर चला जाएगा, लीडिंग पर। मतलब आपने इसी से क्या बनता है मेरा वी कर्व। मतलब इस वी कर्व से क्लियर है, जनरेटर के लिए अगर फील्ड को बढ़ाएंगे मतलब ओवर एक्साइट करेंगे तो वो लैगिंग की कंडीशन होगा, और घटाएंगे तो लीडिंग पर होगा, और नॉर्मल पर क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। मतलब लेकिन यहाँ चूंकि क्या पूछा है, मोटर पूछा है, ये हमने किस पर समझाया, ये जनरेटर के लिए। अंतर क्या हो जाएगा, उसको जब हम लोग मोटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप इसको हम बनाएंगे। तो ये लीडिंग क्या हो जाएगा, आपका लैगिंग हो जाएगा, और ये लैगिंग क्या हो जाएगा, आपका लीडिंग हो जाएगा। बस यही अंतर होगा। और ये मात्र कितने नंबर का, 10 नंबर का है। तो ये आपका आईएएस का कन्वेंशनल क्वेश्चन है, तो ये बहुत कठिन नहीं आते हैं। इसके अलावा हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन विथ फेजर डायग्राम एज टू वाई एंड इन अल्टरनेटर अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन कोर लॉसेस रिड्यूस वेरी मच। मतलब दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक ओपन सर्किट टेस्ट होती है, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आप एसएससी बनाते हैं, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक आप याद होगा। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये फील्ड करंट होता है, और ये क्या होता है, ये आर्मेचर करंट होता है, जिसको शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलता है, ये क्या है, एसएससी, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। इसका जब आप फेजर बनाएंगे तो क्या बनता था, ये क्या था, ईएफ था, क्लियर है। और यहाँ पर जो आपका शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट क्या करेगी, आपकी लैगिंग कंडीशन होगी, तो ये यहाँ पर ये आएगा, ये आपका आईए आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपने कोई लोड दे नहीं रखा है, अल्टरनेटर को क्या कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। तो शॉर्ट करने की वजह से शॉर्ट, ये आपका मान ले बना लेते हैं आपका ईएफ, ये इसको आपने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। ये जो करंट बह रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, आर ए की वैल्यू बहुत कम होती है, तो ये एक्सेस की वैल्यू आ रही है, तो ये क्या होगी, ये लैगिंग कंडीशन पर होगी। ये तो समझ में आ रहा है। फिर से यहाँ बनाते हैं, ये ईएफ है और ये आईए है। अब इसमें आर्मेचर रिएक्शन कौन सा होगा, इसमें आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इसका जो फील्ड अभी और समझते हैं, इसका जो मेन फील्ड होगा वो क्या होगा, हमेशा लीड करेगा, जिसको फाई एफ बोलते हैं। इसकी वजह से जो करंट आएगा, फील्ड बनेगा, वो क्या होगा, वो फाई ए बनेगा। इस फाई ए की दिशा क्या है, इस फाई ए की दिशा इस फाई एफ से क्या है, अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री पर है, मतलब अपोजिट बोल सकते हैं। जिससे क्या होगा, ये मेन फील्ड में क्या आ जाएगी, कमी आने लगेगी। जितना ज़्यादा आर्मेचर, ये क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट जितना बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा फील्ड को बढ़ाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो एवरेज फ्लक्स होगा, जो एयर गैप में जो फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जब फ्लक्स कम होने लगेगा तो क्या होता है, जो आपका कोर लॉस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, फील्ड पर डिपेंड करता है या फ्लक्स पर डिपेंड करता है।
चूंकि इसमें आर्मेचर रिएक्शन क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का है, अतः जो फ्लक्स होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिससे कोर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और कम नहीं, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्लक्स बहुत कम होता है। तो ये भी आपने देख रहे हैं, ये 4 नंबर का है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये ईएस का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है। तो आप सब समझ सकते हैं अगर किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा जाए तो कितना बेनिफिशियल है। आईएएस मतलब इससे बड़ी कोई एग्जाम नहीं होती है इंजीनियरिंग के लाइन में। एक और हम लोग देखते हैं, कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये भी आईएएस में आया है। कब आया है ये 10 नंबर का है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। 2000 kVA मतलब एक जनरेटर है, वो कितना उसकी रेटिंग है, 2000 kVA की है। यहाँ लिखे भी होंगे हमने, S = 2000 kVA। वोल्टेज कितना है, 11 kV का ये वोल्टेज है। 3 फेज स्टार कनेक्टर, मतलब ये किस कंडीशन में, स्टार कनेक्टेड में है। ये जो वोल्टेज देता है ये क्या है, इसके बीच का वोल्टेज होता है, ये VR मतलब लाइन वोल्टेज होता है। ये आपका क्या होता है, ये लाइन वोल्टेज होता है, ध्यान रखिएगा। और क्या दिया है, अल्टरनेटर हैज अ रेजिस्टेंस 0.3 ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना दिया, 0.3 ओम का दिया है। एंड रिएक्टेंस 5 ओम, रिएक्टेंस कितना दिया, 5 ओम का दिया है। इट डिलीवर्ड फुल लोड करेंट, ये क्या करता है, इट डिलीवर्ड फुल लोड करेंट एट द पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग, मतलब कास्ट थीटा की वैल्यू क्या होती है, जब 0.8 होती है लैगिंग कंडीशन में, तब ये जो आई होता है वो क्या होता है, फुल लोड करंट है। तो फुल लोड करंट निकाल सकते हैं। टोटल पावर को हम क्या करते हैं, S = क्या होता है, S = होता है VI cos थीटा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, I = क्या निकल सकता है, S/V। क्योंकि cos थीटा क्या है, फुल लोड करंट की बात कर रहा है, तो इसके हम लोग 1 ले लेते हैं, तो S/V। तो यहाँ से S की अभी बात करते हैं इस पर, यहाँ से हम IL फुल लोड करंट निकाल लिए, तो 2000 इसकी S की वैल्यू दे रखा है 2000 kVA, और V की वैल्यू क्या 11 kV दे रखा है, तो √3 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका लाइन करंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दिया है कि जो ये करंट दिया 11 kV, वो क्या दिया है, इसका मतलब ये √3 से मल्टीप्लाई करने पर ये लाइन करंट नहीं, ये फेज करंट दिया। ओके, तो √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मुझे मिला वो आपका लाइन करंट हमें प्राप्त हुआ। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन ये दिया है, कंप्यूट द टर्मिनल वोल्टेज फॉर द सेम एक्साइटेशन एंड लोड करंट एट द 0.8 पावर फैक्टर रीडिंग। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये था कि 0.8 लैगिंग पर उन्होंने फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें अगर लोड क्या कर देंगे, लीडिंग कर देंगे, एक्साइटेशन क्या है, सेम है, मतलब 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग कर देंगे। अब उसका हमें क्या निकालना है, अब इस कंडीशन पर हमें निकालना है लोड पावर फैक्टर निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ से EF, यहाँ ये जो पहली कंडीशन क्या थी, लैगिंग कंडीशन थी। लैगिंग में क्या होता है, याद होगा, EF = होता है √V cos थीटा प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस V sin थीटा प्लस IA XS का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ जो प्लस होता है, लैगिंग में प्लस होता है और लीडिंग में माइनस होता है। तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल लेंगे। टर्मिनल वोल्टेज हमें पता है, IA भी क्या है हमें पता है, जो उन्होंने बोल रखा है फुल लोड करंट, यहाँ से जो हमने निकाले हैं। RA भी पता है, साइन थीटा की ये क्या है, थीटा को वैल्यू 0.8 दे रखा है, तो यहाँ पर हमने थीटा को वैल्यू 0.8 रख देंगे, यहाँ थीटा नहीं फाई इन्होंने लिखा है। तो यहाँ से E की वैल्यू निकल जाएगी। तो E की वैल्यू निकली, जो E की वैल्यू क्या निकली, 6702। अब यहाँ पर ये कंडीशन था, फील्ड एक्साइटेशन क्या है आपका, सेम है, तो फील्ड एक्साइटेशन सेम है, तो EF की वैल्यू अभी भी वही रहेगी जो पहले थी। तो अब हमने क्या किया, ये लीडिंग कंडीशन पर हमने ले लिया। लीडिंग में क्या हो जाता है, ये प्लस की जगह क्या आ जाता,
माइनस हो जाता है। और फिर सारी वैल्यू हमने क्या कर दिया, ई की वैल्यू हमने जो निकाले थे उसको पुटअप वही निकाला, और सारी वैल्यू यहाँ पर हमने क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा, भी बच जाएगा। तो इस भी की वैल्यू को जब निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 6978। अब इसमें क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, लाइन वोल्टेज निकल जाएगा। तो आज के लिए आप देख रहे होंगे कितना आसान क्वेश्चन होते हैं IES में। बस क्या होता है, आप कंसेप्ट का आपका क्लियर होना चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।